Good morning, everyone. So today we will discuss few more examples to find out the period, group and block of the element. So look here, atomic number is 24. आपको atomic number 24 का block, period and group आपको बताना है. तो पहले इसको आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो. दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. ठीक है. अब आप इसका एक बार स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लो. पहले में कितने होते हैं 2. ठीक है. उसके बाद 8, देन 8. तो अब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी इसकी 3d5, 4s1. ठीक है. 3d5, 4s1. अब आप इसे देखो, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है, किसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है. तो ये क्या लिखा है 3d5, 4s1. तो आपने देखा भी था, आपने किया था n-1 d n-s. ठीक है. आपने किया था कि जो ये है किसके लिए आता है दिस कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 n-s 2. तो क्या ये इसको फॉलो कर रहा है. आप देख लो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4. तो n-1 कितनी हो गई 3. ठीक है. यहाँ इसके साथ d लगा है तो यहाँ भी d लगा हुआ है. n के साथ यहाँ s है तो यहाँ 4 के साथ लगा s, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है. और ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है d ब्लॉक की. क्लियर. तो अब आपको ये पता चल चुका है कि 24 जिसका एटॉमिक नंबर है वो किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है d से. ठीक है. दूसरी बात, अब आप ये देख लो, इसके आउटर मोशन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 + 1 6 हो गए. ठीक है. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसका क्या होगा ग्रुप. तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 6. पीरियड क्या होगा भाई, अगर आप ये देखो n की वैल्यू क्या, दो डिफरेंट वैल्यू है बिल्कुल, एक 4 थी और दूसरी क्या थी 3. तो इसका मतलब जो ज़्यादा वाली वैल्यू होती है उसे हम कंसिडर करते हैं फॉर पीरियड. तो यहाँ कितना आएगा इसका पीरियड 4. ठीक है. सो लुक हियर वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पर आपको ऑलरेडी इसने सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन दे दी है. ठीक है. तो आपको इसमें भी ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक बताना है. तो आप यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखो 3d0 4s1. आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, 3d0 लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स d में नहीं है, इसने वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए लिख लिया. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अब किस में है ओनली s में. तो s में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स ये किससे बिलोंग करता है s ब्लॉक से. अब एस ब्लॉक के आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन. उसमें क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका ग्रुप होता है. तो ग्रुप इसका क्या हुआ 1. पीरियड की बात आई तो वो जो n की वैल्यू है वही उसका क्या है पीरियड. ठीक है. तो पीरियड इसका कितना हो गया 4. क्लियर. तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एस ब्लॉक की जब भी बात होती है, कि जब आपको पता चल जाए कि वो एस ब्लॉक से है, तो आपको सिर्फ उसका क्या देखना, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, एन की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है पीरियड को. ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर. यहाँ ये 3s2 3p5. अब ये आउटर दे दिए इसने. अब आउटर में आप देखो s और p दोनों हैं, तो इसका मतलब p माना जाएगा आपको. ठीक है. यहाँ ओनली s था तो आपको पता चल गया s है, बट s और p अगर आउटर दोनों आ रही है तो आपको p कंसीडर करना है. s और d आ रही है तो आपको d कंसीडर करना है, यानी ब्लॉक आपको d मानना है. ठीक है. क्योंकि हम d की कॉन्फ़िगरेशन में, d की जनरल कॉन्फ़िगरेशन में d और s दोनों लेते हैं, p के अंदर भी हम s और p दोनों लेते हैं. ठीक है. तो आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. अब यहाँ s p दोनों है तो इट मीन्स ये p से बिलोंग करता है. अब p ब्लॉक के लिए आपको क्या करना था 10 आपको ऐड करना होता था जितना उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है. तो इसमें आपको मैंने दो तरह से करवाया था कि या तो आप किस तरह से देख लो 12 ऐड कर दो किस में, जितने p में इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. या फिर आप कर दो 10 ऐड प्लस s इलेक्ट्रॉन्स प्लस p इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ. आपको ये पता चल जाए कि किस ब्लॉक का है, p ब्लॉक का है, तो ये p ब्लॉक के लिए रूल है कि आपको ग्रुप निकालने के लिए 12 प्लस या तो p में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कर दो, या फिर 10 प्लस s में जितने इलेक्ट्रॉन्स है प्लस p में इलेक्ट्रॉन, तो आंसर सेम आएगा.
अब यहाँ आपको पता चल चुका है, आप एस और पी के दोनों को देख लो। मैं नीचे वाला लगा देती हूँ। एस और पी के टोटल कितने हो गए 7, तो इसमें ऐड कर दो 10, यानी ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है अब 17। तो ग्रुप इसका क्या हो गया 17, ठीक है। ब्लॉक क्या हो गया पी और पीरियड क्या हो गया 3, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। सेम आपको ये वाला करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अपने आप करके देखोगे। नेक्स्ट एग्जांपल डी पे आ जाओ। यहाँ एस और डी दोनों हैं, तो इट मीन्स डी की बात हो रही है। डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी लास्ट वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, डी और एस के टोटल आप देख लो यहाँ पे कितने हैं 10, तो इसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इसमें आपको ऐड नहीं करना, डी और एस के जो हैं वही आपको ले लेने हैं, ग्रुप वही हो जाएगा। और पीरियड कैसे पता चलेगा, 3 और 4 में नंबर ज़्यादा कौन सा है 4, सो दैट इज़ द पीरियड। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक रेडियस। सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। अब आप यहाँ देखो, एक एटम का अगर आप रेडियस निकालते हो तो उसे आप क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। बट इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर, ये ऑलवेज किस तरह से एग्जिस्ट करता है कंबाइंड स्टेट में। तो आपको बॉन्डेड फॉर्म में इसका एटॉमिक रेडियस निकालना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप। आप ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई कैसे कंसीडर करोगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, तो इट मीन्स एटॉमिक रेडियस क्या करेगा इंक्रीज, ठीक है। तो ऊपर से नीचे एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। So next you will have to compare atomic radius with ionic radius. So what is this? Atomic radius और ionic radius में क्या डिफरेंस होता है। जैसे सपोज मैंने एक यहाँ पर एक एटम ले लिया, ठीक है, ये अब इसके आउटर मोस्ट शेल में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। मैंने अब देखो, जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल में मैंने क्या बोला, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर जब मैंने इसको आयंस में कन्वर्ट किया तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव कर दिए। जैसे ही रिमूव किया तो ये शेल भी रिमूव हो गया। अब इसके पास कितने शेल हैं, ओनली 1, ठीक है। पहले कितने थे 2, यानी स्टार्टिंग में तो वो क्या था एटम, बट अब क्या बन चुका है आयंस। बट कौन सा आयन बना है, कैटायन। इसका मतलब क्या है कि कैटायन का जो साइज होता है इट इज़ लेस देन एटॉमिक साइज। एटम के साइज से कैटायन का साइज कम होता है, ठीक है। बट अगर अब मैं बात करूँ एनायन की, यानी सपोज मैंने फिर से एक एटम ले लिया, ठीक है। सपोज उसके 2 शेल थे, बट उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब क्या हुआ कि जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उसी शेल में लिए, ठीक है। मैं सपोज इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 6 ले लो, ठीक है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए 2, तो यहाँ इसमें 8 होने के लिए इसको 2 और चाहिए, तो 6 तो ऑलरेडी थे, 2 और ले लिए, तो ये उसी शेल में आई ना। तो साइज डिफरेंस क्या ज़्यादा हुआ इसमें, नहीं, भी शेल तो वही रहा ना, पर थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पहले वाले शेल में यहाँ तो कितने थे 6, बट अब हो गए 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा साइज क्या हो जाता है एक्सपैंड। बट इतना डिफरेंस नहीं होता जितना एटम और कैटायन के बीच में था, ठीक है। तो डिफरेंस लेस किस में होगा, एटम और एनायन के बीच में। सो नाउ यू कैन रीड हियर कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया एटम से, ठीक है, तो वो अपने आउटरमोस्ट शेल को भी क्या कर देता है लूज, जिससे उसका आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा कम, किससे, एटॉमिक रेडियस से, ठीक है। बट अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है, क्या बनाने के लिए, एनायन बनाने के लिए, तो उससे क्या उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पर आप देखो कि जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है तो नए शेल में एंटर नहीं करता है, वो उसी शेल में रहता है। बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा साइज बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। इसीलिए फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो एनायनिक रेडियस होता है सेम और स्लाइटली लार्जर देन होता है किससे, एटॉमिक रेडियस से। सो नाउ हाउ यू विल डिफाइन एटॉमिक रेडियस। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एटॉमिक रेडियस हम
प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम बॉन्डेड फॉर्म में निकालते हैं। तो आप एटॉमिक रेडियस को किस तरह से डिफाइन करोगे? आयनिक रेडियस की फॉर्म में, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। सो दिस इज द बॉन्डेड फॉर्म। सो यू विल डू हियर नाउ टाइप ऑफ रेडियस। तो फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस आपको कैसे कैलकुलेट करना है? कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन टू सिमिलर एटम। ठीक है, तो आपको दो सिमिलर एटम लेने हैं, उनको आपने बॉन्ड, उनके बीच में बॉन्ड बन चुका है, तो वो बॉन्ड कैसा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। बट अब आपको इसका रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसका हाफ कर दो तो आपको किसका रेडियस मिल जाएगा? वो एटम का रेडियस। ठीक है, बट किसकी टर्म में मिला आपको? कोवलेंट रेडियस। सो नेक्स्ट टाइप इज मेटालिक रेडियस। देखो मेटालिक रेडियस कब मिलता है? जब दो एटम्स मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, बट मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? कोवलेंट बॉन्ड तो बाय शेयरिंग बनता है इस तरह से। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स एक दूसरे के एडजेसेंट हो, ऐसे। ठीक है, तो अब मेटालिक बॉन्ड जो है ये भी आप कैसे सॉल्व करोगे? दो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, आपने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले लेना और इसका क्या कर देना है? हाफ। अगर आपसे पूछा जाता है बताओ कोवलेंट रेडियस ज़्यादा होता है या मेटालिक, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेटालिक रेडियस। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडियस यू विल डू हियर वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो ये क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस एक्चुअल में वीक फोर्सेस होती हैं वैन डर वाल्स। ठीक है, और ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। देखो अब मैंने सपोज H2 ले लिया और एक H2 और ले लिया। अब H और H की बात कर रही हूँ, भी H और H आपस में बॉन्डेड है तो इसे आप बोलोगे कोवलेंट बॉन्ड है। बट दो H2 के बीच के डिफरेंस की बात कर रही हूँ, दो H2 के बीच के फोर्सेस की बात कर रही हूँ। जैसे ये H2 और एक ये वाला H2, इनके बीच की अगर मैं फोर्स की बात करती हूँ तो वो फोर्स कौन सी होती है? वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या करना है? आपने दो मॉलिक्यूल ले लिया, एक तो A2 है यहाँ भी और एक A2 यहाँ है। अब इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्सेस है। आपको देखो जैसे एक कंटेनर है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो उनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स होगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तभी तो वो एक दूसरे से नज़दीक है। ठीक है, नहीं तो वो एक दूसरे के पास ही ना आए। तो वो फोर्स कौन सी होती है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो अब आपको कैसे करना है? इस रेडियस को निकालने के लिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका अगर आप हाफ लेते हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वैन डर वाल रेडियस। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बताओ सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होता है? वैन डर वाल, मेटालिक और कोवलेंट। तो आप क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा किसका होगा? वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, उससे कम किसका होता है? मेटालिक, और उससे कम कोवलेंट। आप नोबल केसेस के केस में भी वैन डर वाल्स फोर्सेस को आप कंसीडर करोगे क्योंकि वो कैसी होती हैं? स्टेबल। ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो भी कैसी होती है? वैन डर वाल फोर्सेस। उसके बाद आता है नेक्स्ट आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस मैंने आपको बताया था कि जो कैटायन का रेडियस होता है स्मॉल होता है किससे? एटम से। सो इट इज़ स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, इसने लिखा है मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव Mn7 पॉजिटिव। भाई सबसे ज़्यादा रेडियस किसका है? मैग्नीज का। एटॉमिक स्टेट में इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हुआ है। अब आपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, शेल थोड़ा सा क्या हो गया? बाहर वाला रिमूव हो गया है। ठीक है, आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो और क्या हो गया है? एक शेल उसमें से और रिमूव हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया? साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा, भी 7 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो साइज़ क्या होएगा? डिक्रीज होगा ना। ठीक है, तो आयनिक रेडियस में कैटायन का रेडियस स्मॉलर होता है किससे? एटम से। बट इन केस ऑफ एनायन आपको बताया था कि ये एनायन और एटम्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, बट स्टिल एनायन का साइज़ बड़ा होता है किससे? एटम के रेडियस से। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख लो एग्जांपल, O2 नेगेटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, इसने एक लिया तो ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो रही है। O में लिया ही नहीं है तो इसका साइज़ और भी कम हो गया।
ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O1 नेगेटिव, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन O। So many time it is asked, write the arrangement of atomic radii, ठीक है, आपको उसका ऑर्डर लिखना है। So how you will write, van der Waals radii is greater than metallic which is greater than covalent radii. So read up to this. Thank you.